हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की। तो इसमें हमने जो थ्योरी पोर्शन है हमारी यूनिट 10 का वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो इस यूनिट में हमने पढ़ा था हाइगेंस के रिलेटेड, हाइगेंस के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको। फिर हमने पढ़ा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, डेरिवेशन थे, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विवर्तन, इनके बारे में जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे उन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। जो डेरिवेशन थे उनको भी पढ़ा। उसके बाद ध्रुवण के कुछ जो टॉपिक्स थे जो हमारे सिलेबस में अभी हैं और जो हटा दिए गए हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी ली इस यूनिट के माध्यम से। तो जो थ्योरी पोर्शन है इस यूनिट का, यूनिट 10 का, वो ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम जो फॉर्मूले आए हैं पूरी यूनिट में यानी यूनिट 10 में पूरे जो फॉर्मूले आए हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यानी कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपनी NCERT बेस्ड बुक के आधार पर, यानी कि जो कि होगी न्यू पैटर्न पर बेस्ड, जो कि 2020-21। लेकिन आपके पास किसी भी एडिशन की बुक है, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी में सेम दिए हुए हैं। अगर सेम नहीं दिए हुए हैं तो आप मैच कर लीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी बुक में न्यूमेरिकल टिक कर सकते हैं। इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। आप जिस भी एडिशन की बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उससे ही पढ़ते रहिए, आपको नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो PDF होगी न्यूमेरिकल्स की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे ही हमारी यूनिट 10 पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों पर नज़र डालते हैं जिनका उपयोग हमको आगे न्यूमेरिकल में करना होगा, और उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूला यहाँ पर तरंग दैर्घ्य में संबंध, दो माध्यम में तरंग दैर्घ्यों में संबंध। तो ये क्या होता है, जब अपूर्णांक दिया हो तरंग दैर्घ्य दी हो तो दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य बराबर पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य अपान अपूर्णांक, ये फार्मूला होता है। उसके बाद वेग से रिलेटेड हमने पहले भी पढ़े हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन में जो स्नेल के नियम का व्यापक रूप था उससे रिलेटेड भी फॉर्मूले निकले हैं, और उन्हीं में कुछ फॉर्मूले का यूज हुआ है हाइगेंस के सिद्धांत में। हाइगेंस से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें, तो एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर C/V, यानी कि प्रकाश का वेग अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये होता है अपवर्तनांक से रिलेटेड फार्मूला। उसके बाद आता है कॉची सूत्र, जो कि हमारे लिए नया है, जिसको हमने पढ़ा नहीं है। तो कॉची सूत्र क्या होता है, ये अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है। n बराबर a प्लस b अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपान लैम्डा की पावर 4 स्क्वायर, लैम्डा की पावर 4 प्लस सोमान, इसी तरह आगे बढ़ता रहता है डॉट डॉट। तो ये होता है कॉची का सूत्र, जो कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध का सूत्र होता है। उसके बाद हमने पढ़ा व्यतिकरण चैप्टर में परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला। वो क्या होता था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो ये फार्मूला पढ़ा हमने व्यतिकरण में तीव्रता का। उसके बाद देखते हैं कलांतर व पथांतर में संबंध। तो हम जो लैंग्वेज है वो बोलते जा रहे हैं, आप केवल फॉर्मूला वहाँ पर देखते जाइए, समझते जाइए। तो यहाँ पर कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है, तो कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर। तो कलांतर पथांतर में कहीं भी संबंध दिया हो तो ये वाला फार्मूला ही आपको यूज करना है वहाँ पर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है दीप्त फ्रिंजों के लिए। दीप्त फ्रिंजों के लिए XM बराबर D लैम्डा अपान स्मॉल d। यहाँ पर जो टर्म्स दिए हुए उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। जो XM है वो MV दीप्त फ्रिंज के लिए, जो दीप्त फ्रिंज दी होगी तीसरी, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, उसी जगह हम M का मान वही रख देंगे वहाँ पर। और जो कैपिटल D है वो पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी है, और D आपस में दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है जो स्मॉल d है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य। तो ये सभी टर्म्स इसके हमने देख लिए। फिर है अदीप्त फ्रिंजों के लिए, वो होता है XM बराबर 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। तो ये फार्मूला होता है अदीप्त फ्रिंजों के लिए व्यतिकरण में। फिर आता है फार्मूला फ्रिंज चौड़ाई का, इसे W से डिनोट किया जाता है। W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। तो ये फार्मूला होता है फ्रिंज चौड़ाई का। अब इसी में आती है, ये तो हो गई फ्रिंज चौड़ाई। उसके बाद आती है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला, जिसे थीटा से व्यक्त किया जाता है। ये होता है लैम्डा अपान स्मॉल d। और लैम्डा की जगह जैसे वायु में तरंग दैर्घ्य दी हो तो लैम्डा a, और जल में तरंग दैर्घ्य तो लैम्डा W। इसी प्रकार से हम इसको सेट कर लेंगे। और जो मुख्य फार्मूला होता है, मेन फार्मूला होता है, वो यही होता है कोणीय चौड़ाई का, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का। यानी कि अगर फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई दी गई है वो थीटा बराबर लैम्डा अपान स्मॉल d। उसके बाद फार्मूला आता है विवर्तन में निम्ननिष्ठों के लिए। तो विवर्तन में फार्मूला हम पढ़ेंगे D साइन थीटा
बराबर m लैम्डा। तो ये विवर्तन में फार्मूला होता है निम्नलिखितों के लिए। फिर आता है गौड़ उच्चिष्टों के लिए फार्मूला। तो गौड़ उच्चिष्टों के लिए यही सेम फार्मूला होता है। यहाँ पर m की जगह क्या हो जाता है 2m + 1 लैम्डा बाई 2। तो ये होता है गौड़ उच्चिष्ट के लिए फार्मूला। उसके बाद देखते हैं उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, यानी उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसे व्यक्त करते हैं 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान डी। ये होता है उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। उसके बाद जो लास्ट फार्मूला आता है वो आता है फ्रेनल दूरी या किरण प्रकाशिकी की वैधता। दोनों चीज़ें पूछी जाए, कहीं पर आपको न्यूमेरिकल्स में फ्रेनल दूरी निकालने को नहीं कहेगा, वहाँ पर कहेगा किरण प्रकाशिकी की जो वैधता है, यानी अधिकतम जो किरण प्रकाशिकी की जो लिमिट है वो आपको निकालनी है। तो वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे फ्रेनल दूरी का ही, यानी कि ZF बराबर d² अपान लैम्डा। ये फार्मूला होता है फ्रेनल दूरी का। ZF यहाँ पर फ्रेनल दूरी है। उसके बाद ध्रुवण से रिलेटेड जो कि आपको मिनिमम 1-2 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको पूरी एक्सरसाइज में। तो वहाँ पर फार्मूला 2 ही फार्मूले हैं ध्रुवण के चैप्टर में, n बराबर tan IP जो कि ब्रूस्टर का नियम है अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण के बीच संबंध का। उसके बाद एक आता है I + R बराबर 90 डिग्री, ये भी ध्रुवण का ही एक फार्मूला है। तो ये हमारे टोटल फार्मूले हैं, ज़्यादा फार्मूले नहीं है इस यूनिट में जितने कि हमारे यूनिट 9 में थे, और वहाँ पर न्यूमेरिकल्स की जो संख्या थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल्स भी यूनिट 9 की तुलना में कम मिलेंगे, और जो फार्मूले हैं वो भी उसी तरह से कम है, क्योंकि डेरिवेशन और जो डिफिनीशंस हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हमको देखने को मिलती हैं, और इसीलिए फार्मूले यहाँ पर कम दिए हुए हैं। तो ये हमने फार्मूलों का एक फास्ट मोड में क्विक रिवीजन किया। अब हम अपनी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 10.1 दिया है, तो ये जो यहाँ पर 10 दिया हुआ ये है यूनिट नंबर, यानी यूनिट 10, और जो ये 1-2 दिए हुए हैं ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से इनको हम देखते हुए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। 589 नैनोमीटर, ये एनएम का मतलब यहाँ पर है नैनोमीटर, तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। वायु से जल की सतह पर आपतित हो रहा है एक वर्णीय प्रकाश 589 नैनोमीटर का। अब यहाँ पर देखिए एक ही सवाल के अंदर, एक ही न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पर कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। लगभग यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एक ही न्यूमेरिकल्स में, इसीलिए ये एनसीईआरटी है। तो चलिए देखते हैं। तो ए नंबर जो इसमें इस ए नंबर में पूछा गया परावर्तित तथा बी नंबर पर अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल क्या होगी। यानी यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, हमको लैम्डा दिया गया है, एन दिया गया है, बस 2 ही चीज़ें हमको दी गई हैं, और निकालना क्या है परावर्तित के लिए, जो परावर्तित कंडीशंस के लिए पहले हमको तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल निकालनी है, फिर हमको अपवर्तित प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल निकालनी है। यानी कुल मिलाकर हमको 6 पॉइंट यहाँ पर निकालने होंगे, और दिया हुआ केवल हमको लैम्डा और एन। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या होती हैं। तो आप जो अपनी बुक है उसको ओपन कर लीजिए, आप क्वेश्चंस वहाँ से देखते रहिए। वैसे तो हम पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ के वैसे भी बता देते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसलिए आप अपनी बुक को उसमें देखते जाइए जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है और जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, बाकी आप समझते जाइए इधर। तो ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर का हम पहले ए नंबर देखेंगे। ए नंबर क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे परावर्तित प्रकाश के लिए। परावर्तित प्रकाश के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहले परावर्तित प्रकाश के लिए हमें तीनों चीज़ें निकालनी है, फिर हमको निकालनी है अपवर्तित प्रकाश के लिए तीनों चीज़ें। और दिया क्या गया यहाँ पर, दिया गया कि लैम्डा बराबर, इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, 589 नैनोमीटर, यानी कि 589 × 10⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर होगा यहाँ पर, क्योंकि नैनोमीटर को हमने मीटर में यहाँ पर चेंज कर लिया, मीटर में ही हमको यहाँ पर चेंज करना है। और फिर हमारा जो अपवर्तनांक दिया गया है वो दिया गया है ANW, वायु से जल में वो दिया गया है 1.33। ये 2 चीज़ें हमको क्वेश्चंस में दी गई हैं, और C ऑलरेडी हमको पता ही रहता है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पता ही रहता है। तो अब क्या निकालना है हमको, तो यहाँ पर ए नंबर में हम फर्स्ट नंबर करेंगे, यानी कि हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तरंग दैर्घ्य, फिर प्रकाश की चाल और फिर आवृत्ति। इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल। तो तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है, तो परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जब हम परावर्तित प्रकाश के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो लैम्डा होगी वो अनचेंज्ड, तो जो लैम्डा है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगी।
परावर्तित प्रकाश के लिए जो लैम्डा है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगी। और तो इसीलिए जो हमको तरंग दैर्घ्य पहले दी गई है, जो लैम्डा हमको पहले दी गई है वही सेम होगी, यानी यहाँ पर लैम्डा ए बराबर होगा लैम्डा के, यानी लैम्डा 1 के जो हमारा दिया हुआ, तो ये होगा सेम 589 नैनोमीटर। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है उसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति हमको यहाँ पर निकालनी है। तो आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी अपान लैम्डा। आवृत्ति का फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, अगर अपवर्तित माध्यम होता अपवर्तित प्रकाश के लिए, तो यहाँ पर जो न्यू है जो यानी कि जो आवृत्ति है वो अनचेंज रहती है, लेकिन परावर्तित प्रकाश के लिए लैम्डा अनचेंज रहता है। इसीलिए वहाँ पर हमको ऊपर निकालना भी नहीं पड़ा, हमने सेम लिख दिया जो हमको क्वेश्चंस में दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, सी का मान हमको ऑलरेडी पता रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का मान ऊपर दिया हुआ है यानी कि इंटू 10⁻⁻9। यहाँ पर हम मीटर में ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर जो प्रकाश का वेग है वो तो हमको मीटर में ही दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5.093 × 10⁻14, और मात्रक क्या होता है आवृत्ति का, हर्ट्ज, तो इसीलिए ये हमारा हर्ट्ज में निकलेगा। तो ये हमारी आवृत्ति निकल आई और ये ऊपर हमको मिल गई तरंग दैर्घ्य। अभी हम परावर्तित प्रकाश के लिए कर रहे हैं, हमने आपको बताया था हमारे यहाँ पर 6 आंसर निकलेंगे, यानी कि हमको 6 पॉइंट सॉल्व करने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, यानी कि जो परावर्तित प्रकाश के लिए जो चाल है वो क्या होगी। तो अब परावर्तित प्रकाश है यानी कि एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण आती है और फिर उसी में लौट जाती है। तो यहाँ पर माध्यम तो बदल नहीं रहा, और अगर माध्यम नहीं बदल रहा है तो वेग भी नहीं बदलेगा। जो वेग हमको दिया गया है, तो जो वायु में वेग है यानी c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वायु में वेग है। और यहाँ पर परावर्तित प्रकाश है यानी कि माध्यम बदल नहीं रहा है, और माध्यम बदल नहीं रहा है तो जो नया वेग होगा परावर्तित प्रकाश के लिए वो भी सेम होगा, c के सेम होगा, v बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होगा यहाँ पर। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं जो कि थे परावर्तित प्रकाश के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपवर्तित प्रकाश के लिए यही तीनों टर्म्स यहाँ पर निकालेंगे। तो अब करते हैं बी नंबर क्वेश्चन, यानी कि अपवर्तित प्रकाश के लिए। अपवर्तित प्रकाश के लिए यही तीनों टर्म्स हमको यहाँ पर निकालने होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे तरंग दैर्घ्य। तो अपवर्तित प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य, अब ऊपर जब हमने पढ़ा था परावर्तित प्रकाश के लिए तो वहाँ पर जो लैम्डा थी वो अनचेंज्ड थी, अपरिवर्तित थी, लेकिन यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर अब अपवर्तन आ गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है, तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो चेंज्ड होगी। इसीलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर निकालेंगे लैम्डा। लैम्डा निकालेंगे जल में, तो वो होगा लैम्डा ए अपान एन। एन हमको जो दिया गया है ANW, तो यहाँ पर हम सीधे से यहाँ पर रख देंगे 10⁻⁻9 अपान एन क्या दिया हुआ 1.33। तो ये हमारा यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 442.85 × 10⁻⁻9 मीटर। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया है लैम्डा W, यानी जल में जो तरंग दैर्घ्य है 44.285 × 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया पहले क्वेश्चंस का। अब यहाँ पर फिर उसी तरह ऊपर वाले की तरह यहाँ पर सब कुछ हमको निकालना पड़ेगा। तो अब दूसरे नंबर में क्या है, हमको निकालना है प्रकाश की चाल। ऊपर तो हमने बता दिया था कि माध्यम एक ही है, एक ही तल है, इसीलिए जो प्रकाश की चाल है वो बराबर होगी जो हमको चाल निकालनी है उसी के। तो हमको वहाँ पर सेम आंसर मिल गया था, लेकिन यहाँ पर हमको जो चाल है वो बदली हुई है, यानी हमको चाल निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है c अपान n। तो इसी में जब हम मान रखेंगे, यानी कि c का मान है 3 × 10⁸ अपान n में रखेंगे हम 1.33। तो यहाँ पर दशमलव हटेगा और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा आएगा वो आएगा 2.256 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड में। तो अब यहाँ पर हमको फाइनल आंसर मिला, यानी कि जो वेग मिला उसका आंसर मिला 2.256 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमको यहाँ पर फाइनल आंसर मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना तीसरा नंबर क्वेश्चंस। तीसरा नंबर क्वेश्चन से क्या निकालना है, आवृत्ति। और हमने आपको बताया था जब परावर्तन पढ़ाया था कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना हो, यानी कि प्रकाश की अपवर्तन की कंडीशंस में जो म्यू होती है वो अनचेंज रहती है, यानी आवृत्ति हमेशा अनचेंज्ड।
तो जो आवृत्ति हमने ऊपर निकाली थी परावर्तित प्रकाश के लिए, सेम टू सेम वही आवृत्ति होगी यहाँ पर, यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा न्यू बराबर वो निकलेगा जो ऊपर हमने आवृत्ति निकाली है। कितनी निकाली है? 5.093 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये ऊपर जो हमने निकाली है यही होगी हमारी नई आवृत्ति, और जो कि अनचेंज्ड होगी, इसीलिए यहाँ पर हमको किसी फॉर्मूले का उपयोग करके निकालना नहीं पड़ा। तो आपको याद रखना है परावर्तित प्रकाश के लिए लैम्डा अनचेंज्ड और अपवर्तित प्रकाश के लिए म्यू अनचेंज्ड, यानी कि आवृत्ति अनचेंज्ड। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन था लेकिन उसके अंदर 6 क्वेश्चन इनबिल्ट थे, इसीलिए काफ़ी लंबे क्वेश्चन ये हो जाते हैं। आपको समझना है, हर एक टर्म समझना है, तो आप एक ही साथ जो एक क्वेश्चन के साथ ही आपका 6 क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन हो गया। कई सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ गए, कई सारी कंडीशंस आ गई, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा जो कि थ्योरेटिकली पोर्शन पर पूरी तरह से आधारित है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है। हमने तरंगाग्र के बारे में पढ़ा था हाइगेंस वाले चैप्टर में, तो उसी का यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, हम आपको ऐसे ही बता देंगे, आप केवल इसको सुन लीजिए और बाकी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। तो यहाँ पर तरंगाग्र की आकृति हमको बतानी है। तो जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश अपसरित होता है तो वहाँ पर तरंगाग्र कैसा बनता है? गोलीय अभिसारी प्रकार का। अब हम आपको समझाते हैं, हमने आपको क्या बताया था वहाँ पर, जब हमने गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र वहाँ पर हमने आपको समझाए थे, तो आपको याद होगा। तो जब हम बताया था हमने कि आप किसी तालाब के शांत जल में जब आप कंकड़ फेंकते हैं तो वहाँ पर एक समान जो तरंगें हैं वो उत्पन्न होती हैं समान दूरी में, यानी गोलीय, वहाँ पर हमको गोलीय तरंगाग्र मिलता है। तो जो पहले क्वेश्चन की आकृति होगी ये गोलीय होगी, क्योंकि ये एक बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश है। और हमने बताया था आपको एक बिंदु स्रोत से जो सभी ओर जाती हैं वो एक गोलाकार रूप बनाती हुई जाती हैं, यानी कि सर्कल शेप में बढ़ती हैं जो तरंगें होती हैं, इसीलिए एक बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश का जो तरंगाग्र की आकृति होगी वो होगी गोलीय। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश है जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। तब क्या होगा? जब बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है, तो जब हम किसी बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रख देंगे तब जो लेंस से निर्गत प्रकाश किरणें होंगी वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, और जब समांतर हो जाएंगी तो तरंगाग्र कैसा हो जाएगा? तब हो जाएगा तरंगाग्र हमारा समतल, यानी दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारा समतल आकृति हो जाएगी तरंगाग्र की। क्यों? क्योंकि जब हमने बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रख दिया तो जब लेंस से जो प्रकाश निकलेगा तो वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी आपस में जो किरणें हैं, तभी हमको यहाँ पर प्राप्त होगा समतल तरंगाग्र। तो इसीलिए इसकी जो आकृति होगी तरंगाग्र की वो होगी समतल। अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग, ये क्या होगा? इस स्थिति में तरंगाग्र की आकृति समतल होती है, क्योंकि प्रकाश स्रोत पृथ्वी से दूरस्थ तारा है। पृथ्वी यहाँ है और तारा, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक है, यानी कि जो तारा दूरस्थ तारा है और जो पृथ्वी है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही बड़ी डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है। इसीलिए जो बड़े गोले के पृष्ठ पर छोटा क्षेत्रफल लगभग समतल ही होगा, इसीलिए हम इसकी भी आकृति को कैसे लेंगे, यानी ये भी तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी? समतल तरंगाग्र ये भी होगा यहाँ पर। तो आपको याद रखना है एक बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश गोलीय और उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जब फोकस बिंदु पर हम बिंदु स्रोत रख दें तो वो समतल, और दूरस्थ तार पृथ्वी के बीच वो भी लगभग समतल ही होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना जो कि है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो कांच का अपवर्तनांक, इसमें भी 2 क्वेश्चन इनबिल्ट करके दिए हुए हैं, इसीलिए तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? और निर्वात में प्रकाश की चाल ऑलरेडी दी हुई है। और बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो चलिए अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन। तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको दिया हुआ है जो अपवर्तनांक है n बराबर 1.5 और हमको दिया हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमको दी हुई है। हमको निकालनी क्या है? हमको निकालना है जो कांच में प्रकाश की चाल
यानी कि Vg। ये क्या होता है, ये होता है C/n। C/n कर देंगे तो हमको कांच प्रकाश की चाल प्राप्त हो जाएगी 1.5, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको कांच में प्रकाश की चाल क्या मिल गई, हमको मिल गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब बी नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो भी सूत्र से रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि क्या आपको बताना है क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ तो लाल बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है। यानी लाल तथा बैंगनी रंग में आपको वेग में तुलना करनी है हमको, लाल और बैंगनी रंग में। और कांच में प्रकाश की चाल v क्या डिपेंड करती है रंग पर। तो क्योंकि एक कॉची का सूत्र था जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है कॉची का सूत्र, n बराबर अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है b/λ² + c/λ⁴ प्लस डॉट डॉट, ये होता है कॉची का सूत्र। तो ये होता है कॉची का सूत्र। तो इसी सूत्र के अनुसार अपवर्तनांक होता है वो रंग पर डिपेंड करता है, यानी कलर पर डिपेंड करता है। n डिपेंड ऑन किस पर, कलर पर। तो जब n डिपेंड करेगा तो लैम्डा भी डिपेंड करेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो कांच में प्रकाश की चाल है वो प्रकाश के रंग पे, यानी कि n निर्भर करेगा तो v भी निर्भर करेगा। इसीलिए कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो ये हो गया जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसका आंसर। अब हमको क्या करना है, अब हमको लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है ये हमको बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कांच में प्रकाश की चाल ऊपर हमने निकाली ली है, और प्रकाश की जो चाल होती है वो हमको ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉची के जो सूत्र में यहाँ पर ABC ये तो कांस्टेंट है, इनका कोई वो नहीं है, ये मतलब नियत ही रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर देखने को हमको ये मिला कि जो v का मान है वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा, यानी v डिपेंड अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा n इन सभी पर डिपेंड करेगा v का मान। हमने कॉची के सूत्र से निकाला कि जो v है वो डिपेंड करेगा लैम्डा पर, क्योंकि यहाँ पर हमको ABC से कोई मतलब है नहीं है, इसीलिए v डिपेंड करेगा लैम्डा में। तो लैम्डा क्या होता है, तो जो लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है हमेशा ज़्यादा, यानी कि लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है बैंगनी रंग में तरंग दैर्घ्य के लिए। तो जब v डिपेंड करेगा लैम्डा पर तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से कम है, इसीलिए बैंगनी प्रकाश लाल रंग की अपेक्षा धीमा चलेगा। यानी जब लैम्डा अधिक है लाल रंग के लिए तो यहाँ पर वेग भी अधिक होगा लाल रंग के लिए, क्योंकि v डिपेंड ऑन लैम्डा। तो इसीलिए जो v होगा, यानी कि लाल रंग में जो प्रकाश है वो तेज चलेगा और बैंगनी प्रकाश, इसीलिए कांच में बैंगनी प्रकाश लाल रंग की अपेक्षा धीमा चलेगा, यानी बैंगनी प्रकाश धीमा चलेगा और लाल प्रकाश तेज चलेगा, क्योंकि लैम्डा लाल की ज़्यादा है इसीलिए वेग भी लाल का ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पर कंडीशंस भी याद रखनी है जिससे कि आपको जो वेग है वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो आगे के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस आप तो सोचेंगे केवल आपने 3 ही क्वेश्चन कराए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको देखने में 3 लग रहे थे, लेकिन इसके जो अंदर इनबिल्ट किए गए क्वेश्चन थे तो हमने कम से कम 10-11 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर या 5-6 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हुए हैं, क्योंकि ये NCERT बुक है, इसमें इसी तरह से पैटर्न दिया होता है। तो हम आराम से करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए, और आपकी जो इससे रिलेटेड PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए, और थ्योरी का एक बार रिवीजन कीजिए और फॉर्मूले लर्न करके आप अच्छी तरह से रखिएगा, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो इनको सॉल्व करने में। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, धन्यवाद।